बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। क्या हम कहते हैं टू डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड द कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैं। तो फर्स्ट हमने लेते हैं द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट डिस्क्राइब द साइज ऑफ द डेटा। जो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन number of observation that describes the data, that describe डेटा। अब स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। दैट डिस्क्राइब द साइज ऑफ द डेटा, जो कि हमें क्या बताता है? दैट डिस्क्राइब साइज ऑफ डेटा, जो आपके डेटे का साइज है उसके बारे में डिस्क्राइब कर। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें बताते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं, स्मॉल हैं। तो जो साइज ऑफ द डेटा है वो हमारी डिस्कस करती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम कहते हैं अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सच एज द मीन मीडियन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटर और एवरेज वैल्यू। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमें क्या बताती है? आपको सेंट्रल वैल्यू के बारे में बता रही होती है या एवरेज वैल्यू के बारे में। और एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। और ये हमें क्या बताती है? सेंट्रल वैल्यू के बारे में। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमें क्या बताते हैं? साइज ऑफ द डेटा बताते हैं। और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपको सेंट्रल वैल्यू, एवरेज वैल्यू। हमने कितनी एवरेज पढ़ी थी? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 5 एवरेजेस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मीन हमारे पास क्या थी? एवरेज वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है, जो कि विच रिप्रेजेंट दी होल डेटा। सेंट्रल वैल्यू के बारे में डिस्कस करती है। इसी तरह हमारे पास जो मीडियन था वो मिड वैल्यू के बारे में बताता था। इस तरह हमारे पास मॉड जो था वो हाईएस्ट वैल्यू को डिस्कस करता था। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमें क्या बताती है? सेंट्रल और एवरेज वैल्यू के बारे में बताती है। इस तरह जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन सच एज ए स्टैंडर्ड डेविएशन दैट्स इंडिकेट द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो हमें क्या बताता है? वेरिएबिलिटी अबाउट द डेटा। कि आपके डेटा में आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा कितनी है। क्योंकि जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और स्टूडेंट एक और डिफरेंस भी आपको बता दूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें सेंट्रल वैल्यू के बताती है, एवरेज वैल्यू के बारे में बताती है, बट फेल कहाँ पे हो जाती है? जब आपने वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा फाइंड करना है। तो जो वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा है वो आपके जो डिस्कस करता है वो आपको डिस्कस करता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वो आपको बताता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा जो है वो आपकी क्या है। इसी तरह मेजर ऑफ स्क्यूनेस that shows the lack of symmetrical in the frequency distribution। जो measure of skewness है वो आपको बताता है lack of symmetric। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट हमारे पास क्या थी? कि जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन मॉड, क्या आपका जो मीन, मीडियन, मॉड है वो आपको क्या होता है? इक्वल होता है। एंड हैव द इक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वी डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी या इक्वल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ साइड। तो वो आपके क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज इक्वल डिस्टेंस होते हैं इन द फ्रीक्वेंसीज है। मीन, मीडियन, मॉड जो है तो वो इक्वल होता है। आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट्स कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट एनी डिपार्ट फ्रॉम द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन से इट्स अ एसिमेट्रिकल।
तो वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाती है या हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिवली स्क्यूड हो जाती है। तो नेगेटिवली स्क्यूड कब होती है कि जब वो नेगेटिव साइड पे उसका झुकाव ज़्यादा होता है, वी कैन से इट्स अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अगर उसका पॉजिटिव साइड पे झुकाव ज़्यादा है तो वी कैन से इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस है वो हमें बताता है लैक ऑफ द सिमेट्रिकल, कि जो आपके पास मॉडल है, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितना डिपार्च है फ्रॉम द सिमेट्रिकल। तो लैक ऑफ सिमेट्री के बारे में जो है हमें मेजर ऑफ स्क्यूनेस बताती है। ये हमारे पास 4 डिस्कस हो गया। अब 5 जो है मेजर ऑफ कर्टोसिस दैट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीकनेस। अगर हम मेजर ऑफ कर्टोसिस यूज़ कर रहे हैं, मेजर ऑफ कर्टोसिस, तो ये हमें किसके बारे में बताती है, पीकनेस के बारे में, कि जो आपका डेटा है वो क्या है, लेप्टोकॉर्टिक है, वो आपके पास क्या है, प्लेटिकॉर्टिक है या मेसोकॉर्टिक है। तो आपके पास जो यूनी मॉडल होता है उसमें वो डिस्कस करती है कि या वो तो लेप्टोकॉर्टिक है। लेप्टोकॉर्टिक कब होता है, जो आपका डेटा बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू पे होता है। जब बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड द प्लेटिकॉर्टिक, एंड जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द मेसोकॉर्टिक। तो वो हमारे पास आ जाता है ये। तो ये हमें क्या बताती है, हमें बताती है मेजर ऑफ कर्टोसिस जो है वो हमें पीकनेस बताती है। तो स्टूडेंट ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्राइबिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक, आप कहते हो ना टू डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। वी नीड द कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वांटिटीज़। फर्स्ट हमारे पास क्या थी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो डिस्क्राइब करती हैं साइज ऑफ द डेटा को। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो वो डिस्क्राइब करती है सेंट्रल और एवरेज वैल्यू को। मेजर ऑफ डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा को। मेजर ऑफ स्क्यूनेस आपको डिस्कस करती है लैक ऑफ द सिमेट्री। एंड मेजर ऑफ कर्टोसिस जो है वो आपको बताती है पीकनेस के बारे में। इसी तरह स्टूडेंट हम कहते हैं कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल दीज क्वांटिटीज़ कैन बी ड्राइव फॉर द फर्स्ट 4 मूवमेंट। अगर आपके पास फर्स्ट 4 मूवमेंट्स है तो यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज अर्थमेटिक मीन, सेकेंड मूवमेंट अबाउट द मीन इज वेरियंस and positive square root is standard deviation, and the third mean movement is the skewness, and the fourth movement is the kurtosis. The first 4 movement there's a key role in describing frequency distribution. स्टूडेंट जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं इसमें जो हमारे पास 4th मूवमेंट्स हैं वो हमें ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास होता है कि जो फर्स्ट मूवमेंट आपका है पॉपुलेशन का वो हमें क्या बताता है, मीन बताता है। सेकेंड जो हमारे पास मूवमेंट है वो आपको बताता है वेरियंस, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड मूवमेंट है वो आपको बताता है कि स्क्यूनेस कितनी है आपके डेटा में। और अगर आप सेकेंड मूवमेंट का ले लेते हो पॉजिटिव अंडर रूट तो वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और फोर्थ मूवमेंट जो है वो आपको बता रहा होता है पीकनेस बता रहा होता है, या आप कह सकते हो कर्टोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो फोर्थ मूवमेंट हैं ये आपकी तमाम चीज़ों को कवर कर देंगे। फर्स्ट मूवमेंट आपके मीन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आ रहा है। सेकंड मूवमेंट जो आपको वेरिएबिलिटी बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो भी है, कि वो आपके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो थर्ड मूवमेंट है वो आपकी स्क्यूनेस मतलब मेजर ऑफ स्क्यूनेस को बता देते हैं। और फोर्थ मूवमेंट जो है कर्टोसिस को एक्सप्लेन कर देता है पीकनेस को। तो ये हम कहते हैं कि ये जो फोर्थ मूवमेंट हैं, फर्स्ट 4 मूवमेंट जो हैं वो की रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द डिस्क्राइबिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था डिस्क्राइबिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंशाल्लाह कल हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे फॉर द मूवमेंट की, कि मूवमेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं और उस मूवमेंट्स को हमने सॉल्व करना है। फिर मूवमेंट रेशियोज़ कैसे आप उसको ड्राइव करोगे क्वेश्चन में से, इंशाल्लाह वो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके पास क्या होता है, कि सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि मैम सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है। आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टूडेंट। जब आपको डिफरेंस पता होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप ईजिली डिस्कस कर सकते हो। अब देखें, सबसे पहले हम जब भी पढ़ते हैं FSc लेवल है, BSc लेवल है या कोई भी है, आप सबसे पहले डिस्कस करते हो कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे आपने करना है, कि आपने डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। उसमें हमने डिफरेंट मेथड पढ़ने होते हैं जिसमें हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, टैबुलेशंस करते हैं, फ्रीक्वेंसी, स्टैम्प एंड लीफ,
एंड क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन वो मेथड हैं जो कि आपके रॉ डेटा को एक फॉर्म में ले आते हैं और आप अपने डेटा को ईजिली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास जो होता है, अगर आप कह रहे हो कि आपके पास कोई सेंट्रल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या है, ये एवरेज है। एवरेज आपके पास क्या होती है, एक्स बार होती है, जो कि हमने डिफरेंट एवरेजेस को डिस्कस किया। एवरेजेस क्या करती है, आपकी सेंट्रल वैल्यू को डिस्कस करती है। ये जो हमारे पास झुकाव होता है ना सेंट्रल वैल्यू की तरफ, इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी मीन बेसिकली झुकाव को कहते हैं कि सेंटर की तरफ जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका जो झुकाव है वो सेंट्रल वैल्यू की वजह से। ये जो सेंट्रल वैल्यू होती है, जो एवरेज हमारे पास क्या होती है, सिंगल वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके होल डेटा को, रिप्रेजेंट करती है होल डेटा को। तो आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, हम कहते हैं एवरेज जो है, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ का एवरेज फाइंड करती है और वो एवरेज आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर आपकी वैल्यू यहाँ स्प्रेड की हुई है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अगर आपने इनमें वेरिएबिलिटी चेक करनी है या इनमें डिस्पर्जन देखनी है। डिस्पर्जन बेसिकली है क्या, देखिए स्टूडेंट, डिस्पर्जन हम कहते हैं कि आपकी वैल्यूज़ कितनी फैली हुई हैं, स्प्रेड हुई हैं। डिस्पर्जन मीन आप लिख लो कि आपने एक चीज़ माइंड में रखना है, जहाँ भी वर्ड डिस्पर्जन आ जाएगा इट्स मीन स्प्रेडनेस, कि आपके पास स्प्रेड कितनी है, स्कैटर कितनी है वैल्यू, ठीक है, कि आपके पास कितनी वैल्यू फैली हुई हैं, कितनी स्प्रेड हैं, वो आपने देखना है। अब देखिए एवरेज वैल्यू से जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताती है, ना कि हमें जो वेरिएबिलिटी आ रही होती है वैल्यूज़ के बारे में, उनके बारे में नहीं बताती। उसके लिए हमने जो नेक्स्ट स्टेप लेना होता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सिर्फ आपको सेंट्रल वैल्यू के बारे में बता रही होती है, आपको एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रही होती है, जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो जो आपकी वैल्यूज़ जो हैं, जो स्प्रेड हैं आपकी सेंट्रल वैल्यू से, कि आपकी एवरेज वैल्यू जो है, वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पे हैं, वो आपको बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो वेरिएबिलिटी चेक करता है इन वैल्यूज़ में, कि वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है, ये आपके पास चेक करता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब आप देखिए, अगर एक आपके पास वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, आपने यहाँ से भी इसका डिफरेंस चेक करना है और इसके में। अब आप कहोगे कि ये जो करीब तर वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू करीब होगी एवरेज वैल्यू में, उसमें वेरिएबिलिटी लेस होगी, इसमें हमारे पास लेस वेरिएबिलिटी है, क्योंकि ये हमारे पास देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो करीब है आपकी सेंट्रल वैल्यू से। इसमें जो आपके पास वेरिएबिलिटी है वो मोर है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जितनी वैल्यू दूरी पे होंगी उतनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, जितना फैलाव ज़्यादा होगा उतनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना वैल्यू करीब होंगी उतनी वेरिएबिलिटी आपके पास क्या होगी, लेस होगी। तो ये हमें बताता है कि जो हमारी वैल्यू हैं, जो एवरेज वैल्यू से फैलाव पे हैं, दूरी पे हैं, फैली हुई हैं, स्कैटरनेस में है, स्प्रेडनेस में, वो अगर हमने चेक करनी है सेंट्रल वैल्यू से, तो वो हमें बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशंस पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। दीज आर द काइंड्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड व्हाट द टाइप्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो आपने ये बताना होगा। इसी तरह सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने पढ़ा था, सेंट्रल टेंडेंसी इज बेसिकली एवरेजेस को डिस्कस कर रहा होता है, एंड डिफरेंट एवरेजेस हमने डिस्कस की थी, जो कि मैंने आपको बताई भी थी, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल, दीज आर ऑल इन्वॉल्व इन द सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आपकी एवरेज या सेंट्रल वैल्यू को डिस्कस कर रही होती है। तो स्टूडेंट, ये आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो आज हमने बताना है कि स्क्यूनेस क्या है एंड कर्टोसिस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिस्कस करती हूँ फॉर द स्क्यूनेस,
तो हमारे पास स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस। देखिए स्टूडेंट, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे होती है, जो हमारे पास इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, जहाँ हमारे मीन, मीडियन एंड मॉड जो हैं वो इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन एंड मॉड जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। और वो क्या होता है कि बोथ साइड इक्वल डिस्टेंस रखती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल नहीं है, हैव अ इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं रखती, उसमें इक्वल फ्रीक्वेंसीज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो या तो हमारे पास किस तरह कि यहाँ तो बहुत इस साइड पे पॉजिटिवली स्क्यूड है, या हमारे पास क्या है कि इस साइड पे उसका झुकाव ज़्यादा है। अगर तो वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाती है। और अगर वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है तो हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड। अब स्टूडेंट, हमने डिस्कस क्या करना है कि जो हमारे पास स्क्यूनेस है वो क्या है और इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं कि अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीन हैव द इक्वल फ्रीक्वेंसीज इज डिफाइंड एज द सिमेट्रिकल एंड एनी डिपार्चर या एनी यू कैन से कि एनी स्क्यूड वैल्यू फॉर द सिमेट्री इज कॉल्ड द स्क्यूनेस। एनी डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री इज कॉल्ड द स्क्यूनेस। देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है, हैव आई इक्वल फ्रीक्वेंसीज एंड मीन मीडियन मॉड इज इक्वल्स, कि जब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल फ्रीक्वेंसीज रखते हैं और उसमें किसी किस्म का डिपार्च नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट एनी वैल्यू जो आपके पास या तो पॉजिटिव साइड पे उसका झुकाव ज़्यादा होगा या नेगेटिव साइड पे उस डिस्ट्रीब्यूशन का झुकाव ज़्यादा होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या आप उसको कहते हो स्क्यूनेस उसमें आ जाती है, एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वो उसमें क्या होता है कि मीन मीडियन मॉड जो है इक्वल नहीं होते इन टू साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन में। हम कहते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन अ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन मॉड कॉन्साइड एंड दैट द टू टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल लेंथ फ्रॉम द मीन। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि ये हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास मेन प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा मीन मीडियन मॉड है, जैसे कि ये मीन मीडियन मॉड जो है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। बट इसमें आपके पास मीन मीडियन मॉड जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। अगर आपके पास क्या है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है तो आपके पास क्या होगा, आप किस तरह इसको डिस्कस करोगे वो मैं आपको बताती हूँ कि दीज अगर आप कहते हो कि दीज वैल्यूज आर पुल्ड अपार्ट व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्ट फ्रॉम सिमेट्रिकल एंड कॉन्सिक्वेंटली वन टेल्स बिकम लॉन्गर देन द अदर। इफ द राइट टेल इज लॉन्गर देन द लेफ्ट टेल द डिस्ट्रीब्यूशन इज सैड टू बी पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड। एंड इफ द हम कहते हैं कि अदर साइड लॉन्गर है देन वी कैन से द नेगेटिव स्क्यूड है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिवली स्क्यूड होता कैसे है कि जो हम इनमें कहेंगे ना, अगर पॉजिटिव देखें ये पॉजिटिवली स्क्यूड है कि जो इसकी टेल है वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा झुका होता है, तो ये सब पॉजिटिवली स्क्यूड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो कि मीन होता है वो ग्रेटर होता है किससे, मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर होता है मॉड से। बट जब नेगेटिवली स्क्यूड आ जाता है, आपके पास नेगेटिव वाली साइड ज़्यादा झुका होता है, तो इसमें आपके पास क्या होता है, रिलेशनशिप जो इनका आ जाएगा वो क्या होता है, मॉड ग्रेटर होता है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होता है मीन से। तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली स्क्यूड। अब स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ लोकेशन बीइंग एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ स्क्यूनेस और सिमेट्रिकली यूज्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ लोकेशन का डिफरेंस चेक करने के लिए वी यूज़ द स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस जो है स्टूडेंट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू मेजर द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व, तो कैरल पर्जन इंट्रोड्यूस अ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हैं, ये 4 कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हैं स्टूडेंट, जिनकी लिमिट भी डिफरेंट है और ये डिफरेंट हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं उन्होंने डिस्कस किया था। फर्स्ट हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें चाहिए फॉर द कैरल पर्जन का, हमारे पास किसका, कैरल पर्जन,
तो हमारे पास जो उसका कोफिशिएंट ऑफ आप कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो हमारे पास जो रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस ये फार्मूला है स्टूडेंट, मीन माइनस मॉड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये कैरल-पेरियन का जो है वो रिलेशनशिप है अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमने जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा हमें अच्छा चाहिए तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं पर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसका जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ये अब ये वाला जो रिलेशनशिप है ना ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास रिलेशनशिप क्यों आ जाता है। मीन माइनस मीडियन एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि जो हमने फर्स्ट कैरल-पेरियन का यूज़ किया, ये क्यों हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हम कहते हैं कि वी नो दैट द मॉड इज़ समटाइम्स इल डिफाइंड एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट बाय द सिंपल मेथड, कि अगर हम इसमें यूज़ हो रहा है मॉड, इस मेथड में हमें पता है कि मॉड जो है कभी कभार इल डिफाइंड हो जाता है या डिफ़िकल्ट होता है फॉर फाइंड द मॉड। कैरल-पेरियन का जो फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वो हमारे पास इजीली एक्सप्लेन नहीं हो सकता, तो उसको बेटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वो 3 ब्रैकेट के अंदर मीन माइनस मीडियन, कि मीडियन हम इजीली डिफाइन कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये भी करेक्ट नहीं है बल्कि इसकी जो लिमिट है, अगर आप इसकी लिमिट देखो तो वो हमारे पास जो होगी वो हमारे पास लिमिट आ जाती है -3 से +3 तक, इसके दरमियान इनका आंसर आना चाहिए। तो इट्स मीन ये कि फुलफिल कर रहा है। अब अगर हम कहते हैं बाउले का जो यूज़ हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका फार्मूला क्या है, उसका जो फार्मूला है वो मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। उसमें आप क्वार्टाइल्स यूज़ कर रहे होते हो और क्वार्टाइल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, Q1 प्लस Q3 -2 मीडियन एंड डिवाइडेड बाय Q3 -Q1। अब स्टूडेंट ये फार्मूलाज हैं जो कि हमने अपने माइंड में रखने हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मेजर ऑफ हमारे पास स्क्यूनेस होता है वो हमारे पास मीन मीडियन मॉड पे डिस्कस नहीं कर रही होती है, बल्कि वो डिपेंड कर रही है 2 क्वार्टाइल्स पे, ठीक है। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द 2 क्वार्टाइल्स आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, but in asymmetrical distribution that will not be in the case। the Bowle coefficient of skewness जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास क्या होता है Q1 प्लस Q3 -2 मीडियन Q3 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं लाइज बिटवीन द 0 प्लस -1। इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से होगी, 0 एंड +-1 तक होगी। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ मूवमेंट रेशोज़ के लिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो वो हमारे पास क्या होते हैं अगर मूवमेंट रेशोज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट रेशोज़ अगर हमारे पास मूवमेंट्स हैं तो उनको हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है μ3 एंड σ3, तो ये आपके पास फाइंड हो जाएगा। इसी तरह ये तो फॉर पॉपुलेशन डेटा है, अगर आपने करना है फॉर द सैम्पल डेटा तो आप इसको क्या करोगे M3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Q, और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से जाएगी, +-2 के अंदर आएगी जो इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है स्क्यूनेस की। अब स्टूडेंट मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि जो आपके पास स्क्यूनेस होते हैं, अगर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आप कहते हो कि आपका मीन मीडियन मॉड जो है वो इक्वल है एंड इक्वल फ्रॉम द फ्रीक्वेंसीज हैं, हैव द इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैं, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड symmetrical distribution, and any departure from the symmetrical distribution is called asymmetrical distribution। asymmetrical distribution या skewness हम इनको कहते हैं कि any departure from the symmetrical distribution,
थोड़ी सी भी दूरी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या कर देती है, चेंज कर देती है स्क्यूनेस में या एसिमेट्रिकल में। या तो उसका झुकाव हम कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हमारे पास नेगेटिव साइड पे हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाते हैं, एक नेगेटिवली स्क्यूड हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास मीन मीडियन मॉड का जो हम रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट इसी के साथ हमने फिर कहा है कि जो हमारे पास स्क्यूनेस है उसको जो कॉफिशेंट हैं वो फाइंड करने के लिए, कि जो कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है, कैरल पर्जियन ने एक फार्मूला डिस्कस किया है, बट वो फार्मूला इस तरह से फेल हो जाता है कि जब हमारे पास मॉड आ जाता है। अगर हमारे पास मॉड है तो मॉड हमारे पास अक्सर इल डिफाइंड होता है एंड नॉट इजी टू अंडरस्टैंड होता है एंड डिफाइंड, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बर्नूलियन कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें हमारे पास मॉड नहीं होता बल्कि मीन एंड मीडियन का रिलेशनशिप आ जाता है, और इसकी जो लिमिट होती है, रेंज होती है, वो -3 एंड +3 के दरमियान आ जाती है। इसी तरह बाउले का में दिया गया है, मूवमेंट रेशोज़ के लिए फार्मूलाज दिए गए हैं जिसमें मूवमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और बाउले में हमारे पास क्वार्टाइल्स यूज़ हो रहे हैं। ये तो हमारे पास आ गया स्क्यूनेस का टॉपिक। अब स्टूडेंट जो कर्टोसिस है, कर्टोसिस हमारे पास देखिए, जो स्क्यूनेस थी हमारे पास वो हमें क्या बता रहा था, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा था कि अगर वो इक्वल फ्रीक्वेंसीज नहीं रखते हैं या हमारे पास जो मीन मीडियन मॉड का रिलेशनशिप है वो इक्वल नहीं है। कर्टोसिस जो है, कर्टोसिस आपको बताता है लेंथ ऑफ द डेटा और पीकनेस। सेकेंड टॉपिक जो हमारे पास है कर्टोसिस का, वो हमें क्या बताता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, कर्टोसिस, जो कि हमें क्या बताता है, ये एक्सप्लेन करेगा लेंथ ऑफ द डेटा या आप कह लो पीकनेस जो है आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो हमारे पास हम कहते हैं जो कर्टोसिस है, Carrel Perry introduced the term kurtosis for the degree of peakness or flatness of the unimodal frequency curve। आपके पास unimodal frequency curve में आपको flatness या peakness के बारे में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा वो आपके पास क्या होगा, कर्टोसिस होगा, जो आपको डिस्कस करेगा। When the values of the variable are closely bunched around the mod in such a way that the curve is leptokurtic। स्टूडेंट मैं आपको एक पिक बना के डिस्कस करती हूँ, तब आपको इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाओगे कि मैं आपको क्या चीज़ डिस्कस करा रही हूँ। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बंच हैं एट द टॉप ऑफ द डेटा, ये हमारे पास ये यूनी मॉडल है हमारे पास। अगर मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बंच्ड हैं, वो आपके हायर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो डेटा आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, लेप्टोकॉर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक लेप्टोकॉर्टिक। स्टूडेंट अगेन आपको बता रहे हैं जो आपका ये वाला डेटा होगा लेप्टोकॉर्टिक, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल आर क्लोजली बंच्ड अराउंड द मॉड इन सच अ वे दैट द कर्व इज लेप्टोकॉर्टिक। मॉड हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा होता है मॉड हमारे पास। तो अगर हम कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हैं, मॉड हैं, ठीक है आपके पास, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, लेप्टोकॉर्टिक होता है। जब बंच the values bunch around the mod in such a way कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो मॉड हैं, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हैं, दैट्स कॉल्ड द लेप्टोकॉर्टिक। इफ़ ऑन द अदर हैंड द कर्व इज़ फ्लैट टॉप वी कैन से द प्लेटिकॉर्टिक। ठीक है, अगर आपके पास जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं तो आप इसको क्या कहोगे, प्लेटिकॉर्टिक। कि अगर आपके पास फ्लैट वैल्यूज़ हैं तो ये आपके पास क्या आ गई हैं, प्लेटिकॉर्टिक हो गया, आप इसे प्लेटिकॉर्टिक। सिंस द नॉर्मल कर्व इज नाइदर वेरी पिग नॉर वेरी फ्लैट, इट इज़ टेकन टू बी कंपैरिजन द नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड द मॉसी कर्व। कि अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ना ज़्यादा बड़ा ना कम, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, मेसोकॉर्टिक। तो स्टूडेंट हमारे पास इस पैराग्राफ में जो मैंने आपको डिस्कस किया है, मैंने आपको ये डिस्कस किया है कि जो आपके पास कर्टोसिस है वो लेंथ ऑफ द डेटा बताता है या पिकनेस अबाउट द डेटा बताता है। अब लेंथ ऑफ द डेटा या पिकनेस अबाउट द डेटा कैसे बताते हैं कि हमने एक यूनी मॉडल लिया है, उसमें हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं अगर वो बहुत ज़्यादा मॉड हैं, बंच्ड हैं, बहुत ज़्यादा टॉप पे हैं,
तो उसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोकॉर्टिक कहते हैं। अगर वैल्यूज़ ज़्यादा टॉप पे नहीं है बल्कि फ्लैट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटिकॉर्टिक कहते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ना इधर वेरी टॉप वैल्यूज़ मौजूद है ना ही बहुत ज़्यादा फ्लैट वैल्यूज़ मौजूद हैं, बल्कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, देन वी कैन से मेसोकॉर्टिक। तो ये हमारे पास 3 जो थे चीज़ें जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम कहते हैं कि जो कर्टोसिस है इज़ यूजली मेजर्ड बाय द 4 स्टैंडर्डाइज्ड मूवमेंट और द मूवमेंट रेशोज़। अब बीटा 2 जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बीटा 2 है वो हमें बताता है कर्टोसिस या पीकनेस अबाउट द डेटा बताता है। बट वो पीकनेस अबाउट द डेटा का जो फार्मूला है वो 4th मूवमेंट और 2nd मूवमेंट जो है उसको यूज़ करके हमें पता चलता है। आपने अगर मूवमेंट फाइंड किए हुए हैं, आपने 4th मूवमेंट की वैल्यू पुट करनी है, सेकंड मूवमेंट की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लेना है, तो आपको वो पीकनेस के बारे में बताएगा अबाउट द यूनी मॉडल। जो आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या यूनी मॉडल है उसमें आपके पास लेंथ ऑफ द डेटा क्या है या पीकनेस कितनी है वो आपको डिस्कस करेगा। और जो इसकी वैल्यूज़ हैं, हुज वैल्यू फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैंने मेसोकॉर्टिक की बात किया, तो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जो वैल्यूज़ है वो 3 होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि वो ग्रेटर देन 3 हैं, अब मैं रिलेशनशिप आपको बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा है, लेप्टोकॉर्टिक, मेसोकॉर्टिक, प्लेटिकॉर्टिक। अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 3 है तो इस मीन मेसोकॉर्टिक एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रेटर देन 3 है, अगर हमारे पास क्या है कि ग्रेटर देन 3 है, वैल्यूज़ जो हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं वो अगर ग्रेटर देन 3 हैं तो देन कॉल द लेप्टोकॉर्टिक। अगर वो क्या है कि लेस देन, हमारे पास क्या है कि लेस देन 3 हैं, लेस देन 3 हैं वैल्यूज़, तो दैट्स कॉल्ड द प्लेटिकॉर्टिक। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका रिलेशनशिप आ जाता है जो कि हमने डिस्कस किया है। इसी तरह अगर स्टूडेंट, ये तो हमारे पास था जो बीटा हमने फाइंड किया है फॉर द पीकनेस फॉर पॉपुलेशन। अगर हमने फॉर द सैम्पल करना है तो ये फार्मूला किस में चेंज हो जाएगा, M4 डिवाइडेड बाय M2 का होल स्क्वायर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने उनमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंशाल्लाह वो डिस्कस करने हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं हर चैप्टर के आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि आपने किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। हमने प्रीवियस जो चैप्टर डिस्कस किया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी की, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी ना स्टूडेंट, वो आपके पास है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें वैसे तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बट सम टॉपिक जो एग्जाम्स के लिहाज से आपके पास इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मैं आपको चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। चैप्टर का नेम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मूवमेंट्स एंड स्क्यूनेस। मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे कि डिस्पर्जन के बारे में पूछा गया था। मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके पास थे रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके फार्मूलाज थे फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट डिस्पर्जन के, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इसमें आपने डिस्कस किया जो प्रीवियस में आपके पास। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन आपने डिस्कस किया है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपने डिस्कस किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपने डिस्कस किए हैं। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। ट्रेंड एंड वेंसुराइज्ड मेजर्स आपने डिस्कस किए हैं, रिलेटेड क्वेश्चन किए। मूवमेंट्स आपने डिस्कस किए हैं। इसी तरह शेफर्ड प्रोडक्शन आपने पढ़ी है। मूवमेंट रेशियोज आपने डिस्कस किया है। चाइल्ड चेक आपको मैंने पढ़ाया है। साथ में मैंने आपको इसमें डिस्कस करवाया है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में और डिस्क्राइब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दीज टॉपिक्स इज आल्सो डिस्क्राइब्ड इन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर आपको कोई भी टॉपिक की थ्योरी देखनी है, आपको इनकी एग्जांपल्स देखनी है, तो आपको मैंने चैप्टर में करवाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। आज के जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, हमने एग्जाम के लिहाज से, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट जो ये 80% एक हिंट हो जाता है आपके पास, आपने इन जो टॉपिक्स उन पे ज्यादा फोकस करना है। बट मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप सारे टॉपिक्स देखा करो। उसका फायदा ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आपने अगर आगे इंटरव्यू देना है या ऐसी फील्ड में जाना है जहां स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपके पास डेटा गिवन होगा, तो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बट अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप साथ जॉब कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है, कॉलेजेस के स्टूडेंट है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी तरीके से सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हिंट दे देती हूँ। वो आपने तैयार करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इसमें से आपके पास काफी आपको हेल्प हो जाएगी और इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं आपको अगेन कहूंगी कि आप जब भी ये टॉपिक्स भी तैयार करो, साथ में 5 ईयर्स पेपर तैयार करो। 5 ईयर्स पेपर तैयार करने का आपको क्या फायदा होता है? एक तो आपको पैटर्न का पता चल जाता है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपको किस चीज में आसानी हो जाती है कि आपको समटाइम्स वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने फर्स्ट, जो मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ ना, आपने प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर जो है ना वो मस्त तैयार करने हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन भी वही अगेन रिपीट हो रहे होते हैं। तो पहला हिंट तो मेरा यही होगा कि आपने 5 ईयर्स पेपर मस्ट देखने हैं। अब टॉपिक्स बताती हूँ। इसके टॉपिक्स वैसे तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का आपको पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, ठीक है, और मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, जो कि रेंज, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इनके नेम्स कम से कम थ्योरी और नेम पता होने चाहिए। मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज इनके फार्मूला और इनके जो मेन मेजर्स हैं उनके नाम आने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको थ्योरी में ये पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट द मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा थ्योरी का पता होना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो आपके पास वेरिएंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं और फॉर द ग्रुप डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चन, ग्रुप डेटा के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा है कि अगर सैंपल के लिए वेरिएंस आप कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। ये आपके पास वेरिएंस आ रहे सैंपल के लिए। अगर पॉपुलेशन के लिए आपने देखना है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला तो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये पॉपुलेशन के लिए और ये सैंपल के लिए। तो वेरिएंस का आपको पता होना चाहिए कि हमने वेरिएंस यूज करना है और फॉर द ग्रुप डेटा के लिए करना है। इसी तरह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके साथ पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी फॉर द ग्रुप डेटा, और वो इजी है। अगर आपको वेरिएंस फाइंड करने आ गया ना
वेरिएंस अगर फाइंड करने आ गए तो आप उसका पॉजिटिव अंडर रूट लोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। फिर हमारे पास कौन से इसमें है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में बहुत कम होगा कि नहीं आता होगा, वरना हर एग्जाम्स में आता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वी हैव द कंपैरिजन, और ये जिसकी वैल्यू लेस आती है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, आप ये टॉपिक्स देख लो, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, फिर इनको जो समझना है वो आप थ्योरी में जाके देखोगे ना, ये मैंने विद एग्जांपल्स करवाए हुए, आपको इनकी डेफिनेशन समझाई हुई है, इनका प्रोसेस समझाया हुआ है और प्रॉपर्ली इनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके पास क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर वी कैन यूज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाउ वी कैन यूज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड व्हेन वी कंक्लूड इन एनी फॉर एनी डेटा, तो आपको उसका जो रिजल्ट है तो उसका मीनिंग क्या है, कमेंट्स क्या है, व्यूज क्या दोगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जिसका आंसर ज्यादा लेस होगा वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज अ बेस्ट कंसिडर होगा। तो समटाइम्स ये आपसे पूछा जा सकता है आंसर डिस्कस हु इज द बेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो आपको 2 डेटा गिवन होते हैं, उसमें जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिकॉज कंपैरिजन आता है तो जिसकी वैल्यू लेस होगी इट्स आस्क्ड टू कंसीडर एज द बेस्ट डेटा, ठीक है। तो बेस्ट आंसर ये आपके पास। फोर्थ हमारे पास आपने तैयार करना है जी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में भी आपने देखना है फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। मीन डेविएशन इजी है, मीन डेविएशन में भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप मीन डेविएशन में क्या करते हो, अपनी वैल्यू जो है मीन डेविएशन में जब आप फाइंड करते हो समेशन ऑफ, अगर एफ के लिए कर रहे हो तो एक्स माइनस एक्स बार का आप ले लेते हो पॉजिटिव ये साइन जो मॉड जिसे कहते हैं, इसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। समटाइम्स, ज्यादा नहीं बट समटाइम्स आपके पास मीन डेविएशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मीन डेविएशन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होगा। फिर हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आपसे, बल्कि ये मेजोरिटी ये भी आपसे पूछा जाता है कि B1 और B2 कंक्लूड करें, या आपसे मूवमेंट्स अबाउट जीरो के बारे में बड़ा क्वेश्चन आते हैं, मूवमेंट्स ऑफ जीरो। समटाइम्स स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम जो मूवमेंट्स है ना वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो मूवमेंट्स के स्टूडेंट डिफिकल्ट कोई नहीं है, मैंने आपको बड़ी इजी मूवमेंट्स अबाउट जीरो, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ये 3 मूवमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको विद फार्मूलास कराए। मूवमेंट्स के भी क्वेश्चन कम ही आते हैं, चांसेस पे होते हैं, बट इसके चांस हैं मूवमेंट्स के, ठीक है। मूवमेंट्स अबाउट जीरो के सबसे ज्यादा है, बट मूवमेंट्स अगर आप करना चाहो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके चांसेस हैं, लेस हैं लेकिन है। लेकिन जो B1 एंड B2 है ना, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें B1 में हमारे पास क्या होता है, स्क्यूनेस, एंड सेकंड में हमारे पास ये बताया जाता है कॉर्टोसिस के बारे में। इससे तो स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस की थ्योरी हो गई या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए B1 एंड B2, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करने। और B1 एंड B2 जो है वो भी मूवमेंट्स ही आते हैं ना, M2 एंड M1 यूज कर रहे होते हो, तो आप कोशिश करो कि मूवमेंट्स एक नजर देख लो, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ये टॉपिक कराया हुआ, अगर आप वो जाके देखोगे ना तो मैंने बड़े इजी वे में समझाया हुआ है, और तीनों सेपरेट समझाया है। मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या है, मूवमेंट्स अबाउट जीरो क्या है, और ये जो मैंने मूवमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ाया ना, जो FTC लेवल मिराजुद्दीन मिर्जा की जो बुक करवाई हुई है, एक तो शेर मोहम्मद चौधरी की करवाई हुई ना, एक मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक में जो मैंने मूवमेंट्स कराए हुए ना, आप देखोगे प्ले लिस्ट में आपको उसके जो 4th चैप्टर में ये डिस्पर्जन वो गिवन होता है, वो मैंने बड़े ही इजी वे में कराए, बिकॉज वो छोटे लेवल के लिए कराए, तो वो मैंने सेपरेट करवाए और बड़ी ही आसानी से आपको समझ आ जाने। तो आप वहां से देखो तो आपको इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपके पास है। थ्योरी आप एक नजर सारों की देख लिया करो, उसका फायदा ये होता है कि आपको एक तो टॉपिक समझ में आ जाएगा, और दूसरा आपको इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर के लिए आपके अच्छे हैं, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक हिंट है, 5 टॉपिक्स मैंने आपको इस चैप्टर में से बता दिए, और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपने 5 ईयर पेपर मस्ट देखने हैं, सेकेंड आपने देखना है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डेटा के लिए, और ये मुश्किल नहीं है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन बोथ आर इजी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। मीन डेविएशन का आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मीन डेविएशन मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन है, जैसे मूवमेंट्स ऑफ
जीरो है ना, इसी तरह मीन डेविएशन भी जो है उसके भी चांसेस हैं आने के जिस तरह के मूवमेंट्स के। लेकिन जो B1 एंड B2 है, स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस, इसकी थ्योरी और इसके क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। और एक और मैं बात बताती चलूं, जब भी B1 एंड B2 देंगे ना तो वो आपसे लाजमी मूवमेंट्स के बारे में पूछेंगे। उसकी रीजन क्या है कि जब आप मूवमेंट्स निकाल लेते हो ना तो आपके पास B1 एंड B2 निकालना बड़ा ही ईजी हो जाता है। तो कोशिश करें स्टूडेंट, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मूवमेंट्स का मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मैम मुश्किल लगते हैं। मुश्किल नहीं है। अगर आप इजी कॉन्सेप्ट जाके देखना चाहते हो तो मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक में कराए हुए हैं, शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में कराए हुए हैं, या आप दोनों प्ले लिस्ट में जाके देखो, आपको दोनों बड़े ही ईजी लगेंगे। मैंने बड़े ईजी और छोटे लेवल के लिए समझाया, जो FSC लेवल के लिए समझाया वो तो बिल्कुल ही छोटे लेवल के लिए ना, वो बड़े ईजी वे में समझाया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये हिंट की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आप इसी लिहाज से तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आप सब स्टूडेंट्स